एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। क्लियर? तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ concentration of product to that of reactant। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द वन इज Kc। जब हम उसको कॉन्सेंट्रेशन पे लिखें तो होता है बेटा Kc। क्लियर? यदि हम उसी को प्रेशर की टर्म में लिखें तो दैट बिकम Kp। क्लियर? वेट फॉर 1 सेकेंड। Fine, beta. Anyone tell me, is it clearly audible to all? Yes, sir. Sir. ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो दो तरह के कांस्टेंट हमने सीखे, Kp और Kc। तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में निकालोगे तो Kc, और जब आप प्रेशर में निकालोगे तो Kp। गॉट इट? तो दोनों के एक्सप्रेशन हमने लिखना सीखा और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन दीज टू कांस्टेंट्स, कि जो Kp और Kc है इनका रिलेशन क्या होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका डेरिवेशन बोर्ड में आपका 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है। अदरवाइज जो इसका फॉर्मूला आएगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपकी नीट में और जेई में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc। दिस इज रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc का क्या क्या रिलेशन होता है, फिर इसको ध्यान से समझना। एक जनरल इक्वेशन कंसीडर करेंगे और उस जनरल इक्वेशन से हम रिलेशन डिराइव करेंगे। बेटा एक तरह का डेरिवेशन है, तो कहीं भी आपको डाउट हो जस्ट आस्क मी। तो बेटा यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली, ध्यान से समझना। कि कंसीडर ए जनरल इक्वेशन M1A, जैसे A और B ये आपस में रिएक्ट करके C और D बनाएंगे। AB रिएक्टेंट है, CD प्रोडक्ट है। फाइन। अब देखो बेटा इनके कोफिशिएंट क्या है। A का कोफिशिएंट है M1, B का कोफिशिएंट M2, C का कोफिशिएंट N1 और D का कोफिशिएंट है N2। गॉट इट? तो इफ वी राइट दिस A and B, these are reactants. If we talk about C and D, C और D की बात करें तो C और D है यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक जनरल रिलेशन निकालेंगे प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। तो हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, बताओ क्या इक्वेशन होती है। एनीवन? व्हाट इज द आइडियल गैस इक्वेशन? Sir, PV is equal to RT. Very good. PV is equal to nRT. So that we know that PV is equal to nRT. तो यहाँ से बेटा हमने एक रिलेशन निकाला, P को अलग कर दिया और V को डिवीजन में डाल दिया, लाइक दैट। PV is equal to nRT। हमने V को डिवाइड कर दिया। अच्छा बेटा याद करो कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स पर लीटर ही तो लिखते हैं। मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है N अपॉन V, ये बन गई बेटा यहाँ पे C। N अपॉन V क्या बन गया? कॉन्सेंट्रेशन C। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू CRT। कोई डाउट? देखो बिल्कुल आसान है। PV इज इक्वल टू nRT, V को डिवाइड किया तो N अपॉन V बन गया बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब इन जनरल रिलेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू टेम्परेचर। क्लियर? तो यहाँ पे P प्रेशर है, T कॉन्सेंट्रेशन है, R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है और T बेटा टेम्परेचर है। T इज टेम्परेचर हियर। ठीक है, तो हम सभी के प्रेशर के लिए रिलेशन निकाल सकते हैं। ये तो जनरल रिलेशन है।
फॉर एग्जाम्पल ए का प्रेशर कितना होगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। इसी तरह से बी का प्रेशर क्या होगा, बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। पीसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। अच्छा बताओ बेटा पीडी क्या होगा, प्रेशर ऑफ डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ डी, Sir, कॉन्सेंट्रेशन। concentration of E वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। वेरी गुड। तो ये तो हमने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा कि प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। तो जिसका प्रेशर निकालोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन रख दो। तो ए का प्रेशर निकाला तो ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी। इसी तरह से पीवी, पीसी, पीडी, क्योंकि केपी में तो हमें सबकी प्रेशर रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमने, ध्यान से समझना, अब यहाँ पे हमने केपी का एक्सप्रेशन लिखा। बताओ बेटा क्या एक्सप्रेशन होगा, एनीवन? इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा जल्दी से? the pressure of C raised to power N1 वेरी गुड, प्रेशर ऑफ सी। ऊपर क्या लिखते हैं? वेरी गुड, ऊपर प्रोडक्ट लिखेंगे और नीचे रिएक्टेंट। प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर क्या होगा इसका, N1, प्रेशर ऑफ डी। अच्छा एक और बात ध्यान से समझना बेटा, जब आप प्रेशर लिखते हो तो उसको ऐसे नहीं लिखना है। काफी सॉल्यूशंस मैंने देखे जिसमें आप पीसी लिख देते हो, तो उसको साथ में नहीं लिखना है, उसको सब स्क्रिप्ट में लगाना है। मतलब प्रेशर ऑफ सी को आप ऐसे लिखोगे, पीसी। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ सी की पावर N1, प्रेशर ऑफ डी की पावर N2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर M1, प्रेशर ऑफ बी की पावर M2, लाइक दैट। ठीक है, अब सबका प्रेशर हमें पता है और इनका कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन भी पता है। ठीक है, तो वैल्यूज डाल दो, पीए, पीबी, पीसी, पीडी, सबकी वैल्यूज रख दो। तो बेटा पीसी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी, इसकी होल पावर N1। इसी तरह से पीडी क्या है, प्रेशर ऑफ डी, डी आर टी, इसकी पावर N2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी इसकी पावर N2 डिवाइडेड बाय ए का प्रेशर क्या है बेटा, ए आर टी, और इस पे पावर क्या होगी, M1। इसी तरह से देखो बी पे पावर क्या है, M2, तो इट इज डी आर टी पावर M2। तो यहाँ पे हमने केपी लिखा, केपी में सारे प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमने पिछले स्टेप में निकाली थी। दैट इज प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू ए आर टी, इन द सेम मैनर प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, अब देखो इस ब्रैकेट को हम ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं और एक सिंपल सा रिलेशन निकालेंगे। ठीक, केपी कंटिन्यूएशन में ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे C की पावर क्या आ रही है बाहर, N1, D की पावर N2, A की पावर M1 और B की पावर M2। तो इसको अलग किया तो C की पावर आएगी बेटा C रेज टू पावर N1, RT की पावर N1, क्योंकि ओवरऑल होल पावर N1 है तो सबकी पावर N1 होगी, C की भी और RT की भी। यहाँ से क्या आएगी बेटा, D की पावर N2, तो RT की पावर भी N2, RT रेज टू पावर N2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो A की पावर M1, A रेज टू पावर M1, RT रेज टू पावर M1, B रेज टू पावर चेक करो क्या होगी, M2। देखो B की पावर M2 है, यहाँ से भी RT की पावर M2, तो दिस इज RT रेज टू पावर M2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ रख दो और RT की पावर को सिंप्लीफाई कर दो। तो क्या बना, Kp इज इक्वल टू C की पावर N1, D की पावर N2, कॉन्सेंट्रेशन एक साइड रखी, A की पावर M1, B की पावर M2। अब देखो RT को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा ऊपर पे न्यूमरेटर में बात करें तो RT की पावर एक तरफ N1 है और दूसरी तरफ N2 है, तो क्या हो जाएगा, ये बेस सेम होती है तो आप plus N2 एडेड, वेरी गुड ऐड कर देते हैं, N1 बेस सेम होता है तो N1 प्लस N2, वेरी गुड, N1 प्लस N2। ठीक है, नीचे देखो RT की पावर M1 है और M1 plus M2, वेरी गुड, RT रेज टू पावर M1 प्लस M2।
अच्छा बेटा, इस एक्सप्रेशन को देख के आपको क्या याद आ रहा है? सी दिस एक्सप्रेशन केयरफुली। क्या चीज है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नीचे, रिएक्टेंट। वेरी गुड। ये क्या है? दिस इज केसी। इस इक्विलिब्रियम का केसी कैसे लिखोगे? सी की पावर n1 डी की पावर n2 डिवाइडेड बाय ए की पावर m1 और बी की पावर m2। तो ये क्या बन गया बेटा? ऑटोमेटिकली दिस बिकम केसी। गॉट इट? तो क्या रिलेशन बना? केपी इज इक्वल टू केपी को सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो वहां पे हमें केसी नजर आ गया। तो दिस बिकम केसी। अब देखो आर टी की पावर, बेटा जब बेस सेम हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो पावर्स को क्या कर देते हैं? सबट्रैक्ट। तो ऊपर क्या है बेटा? n1 प्लस n2 और नीचे क्या है? m1 प्लस m2। इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। गॉट इट? ऊपर था n1 प्लस n2 और नीचे से जब उसको सॉल्व किया तो उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो दिस बिकम kp इज इक्वल टू kc आर टी की पावर, इसको हम जनरली लिखते हैं बेटा डेल्टा एन जी। ये इक्वेशन बन गई। दिस इज द रिलेशन ऑफ केपी केसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केपी इज इक्वल टू, डायरेक्टली याद रखना, और ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। तो आज इसको रफ में एक बार खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर? तो रिलेशन क्या बना? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी क्या है? हमने इस टर्म को डेल्टा एन जी रखा। देखो ध्यान से, डेल्टा एन जी क्या है? n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2। n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2। मतलब n1 n2 क्या है? प्रोडक्ट के कोफिशिएंट। क्लियर? n1 n2 क्या है बेटा? कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस m1 m2 क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी ओवरऑल क्या हो जाएगा? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। याद रखना बेटा, ये सारे गैसियस होने चाहिए, और जो गैस नहीं होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लाइक दैट। एक बार फिर से ध्यान से देखो कैसे किया डेरिवेशन। हमें दोनों के केपी और केसी को रिलेट करना था। तो हमने एक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन डिराइव किया। एज वी नो आइडियल गैस होती है बेटा पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वी को न्यूमरेटर में डाला तो पी बिकम एन बाई वी आर टी। दिस एन बाई वी इज नन अदर देन कॉन्सेंट्रेशन। एन बाई वी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो फिर एक रिलेशन बन गया, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू आरटी। फिर हमने सारी गैसेस का प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन रिलेट कर दिया। तो क्या पता चला कि जो ए का प्रेशर है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी होगा, बी का प्रेशर जो है वो बी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू आर टी होगा। इन द सेम मैनर पीसी पीडी। फिर हमने केपी लिखा और प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। गॉट इट? वी रोट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। और जब हमने इनको ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो हमें केसी का एक्सप्रेशन मिल गया। तो ओवरऑल रिलेशन क्या बन गया? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। डेल्टा एन जी हमने किसको लिखा बेटा? n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2। क्लियर? तो डेल्टा एन जी क्या है? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट में गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट का समेशन माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जितनी भी रिएक्टेंट में गैसेस हैं उनके स्टोइचियोमेट्रिक सम को निकाल के सबट्रैक्ट कर दो। तो कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट। नोट इट डाउन। तो बेटा ये डेरिवेशन मिनिमम ऑफ 4 मार्क्स, 4 नंबर का डेरिवेशन आता है। एक जो हमने
लॉ ऑफ मास एक्शन का किया था, याद है सभी को? फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, फिर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन मिला। तो वो वाला भी 3 से 4 मार्क्स का आता और ये वाला डेरिवेशन भी 3 to 4 मार्क्स का आता। इसको अच्छे से करना, एक एक स्टेप पता होना चाहिए। यदि समझा होगा तो कभी भी अटकेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उनको देखते हैं। अच्छा, रटने से एक कॉलेज की स्टोरी याद आ गई, तो लेट मी टेल यू ए स्टोरी। ठीक है, देखें एक्चुअली यहाँ पे बिफोर 12 जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, यू हैव टू गो थ्रू अ रिगरस प्रिपरेशन। बहुत टाइट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो 10th से पहले था दैट वाज द अदर पार्ट। क्लियर? 10th से पहले माइंडसेट क्या रहता कि अभी 6 महीने पड़े, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते अभी भी 5 महीने एग्जाम में, लाइक दैट थोड़ा सा आगे बढ़े तो अभी तो 3 महीने पड़े। तो 10th का पास ले जाते जाते और महीना आता, ठीक है अब पढ़ते हैं, 1 महीना बचता, फिर भी लगता है 1 महीना बड़ा है, 30 दिन खूब है। तो 10th में ये सिनारियो रहता है, हैपन विद मी ऑल्सो, बट आई यूज टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग होल ईयर। तो 11th में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्लियर? 11th में आपको यदि नीट और जेई के सपने हमने देखे हैं, वी हैव टू वर्क रियली हार्ड। क्लियर? वी हैव टू वर्क एटलीस्ट फॉर 10 आवर्स, मीन्स विथ क्लासेस, क्लास के साथ में, मीन्स 6 घंटे की आपकी क्लासेस हैं, तो 4 घंटे की कम से कम सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। क्लियर? मिनिमम बता रहा हूँ 4 घंटा। उन 4 घंटों में आधा आधा घंटा सब नोट्स को रिवाइज कर लिया, और जो 2-2.5 घंटा बचा उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाए। थ्योरी जरूर पढ़ी, आधा आधा घंटा सबकी थ्योरी पढ़ी जो आज पढ़ाया गया, और फिर सबके क्वेश्चन लगाए, और संडे को जो पूरे वीक में किया उसका वापस रिवीजन। ऐसे 1-2 बार चीजें फ्लो में आएगी तो ऑटोमेटिकली याद होने लगेगी। गॉट इट? सो 11th-12th की बात चल रही, तो 11th-12th में आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ता है, चीजें बदल जाती हैं। जैसे 10th में करते आ रहे थे कि एक साथ पढ़ लेंगे, तो वो लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा फेल होने लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक साथ सिर्फ पास के लिए पढ़ सकते हैं, एंट्रेंस के लिए आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है? बट थोड़ा सा आगे बढ़े, मीन्स व्हेन यू गेट सेलेक्टेड इन ए कॉलेज, तो जो कॉलेज का सिनारियो है वहां भी आपको प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए और अच्छे पॉइंटर्स के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ना तो वहां भी है, बट स्टिल देयर इज समवॉट, यू कैन से देयर इज समवॉट रिलैक्स, थोड़ा बहुत रिलैक्स वहां पे मिलेगा। क्लियर? अच्छा, वहां पे प्रोफेसर की बता रहा हूँ, दैट वाज द इंसिडेंट विथ मी, को इंसिडेंस कह सकते हैं, नॉट इंसिडेंट। होता क्या है कि बेटा प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। एक प्रोफेसर है, उनका मजाक मैं नहीं उड़ा रहा, बट ही वो सपोर्टिव, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा अलग अलग वैरायटी के प्रोफेसर आपको मिलेंगे जब आप जाएंगे। तो कुछ प्रोफेसर ऐसे रहते हैं कि जैसे सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट है, मान लो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या फिर कोई सब्जेक्ट है, तो कुछ प्रोफेसर ऐसे रहेंगे तो आपको 4 किताबों के नाम बता देंगे। आप उनको पूछने जाओगे कि सर सिलेबस क्या आ रहा है, दे विल टेल यू कि ये किताब खरीदो और पढ़ लेना, इन्हीं से पेपर बनेगा। तो वो पूरी बड़ी बड़ी किताबों के नाम बता देते हैं, ठीक है? अच्छा, कुछ प्रोफेसर क्या रहते हैं, वो सिर्फ एक किताब का नाम बताते हैं कि ये किताब खरीदो, इसमें से ये चैप्टर दूंगा, ठीक है? अच्छा, कुछ प्रोफेसर, अब देखना, ये मेरे टाइम की बात है, देयर वाज ए प्रोफेसर नेम्ड देवकरण सर, ठीक है? तो वो जो थे वो थोड़े से
सीधे साधे से, वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सीधे, मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड। तो व्हाट हैपन, जब भी एग्जाम होता, बाकी बच्चों को सब सब्जेक्ट में पूरा शिद्दत से मेहनत करनी पड़ती, बट जो देवकरण सर थे वो सीधे साधे थे, तो उनको बच्चे मनाने की कोशिश करते। मीन होता क्या कि एग्जाम आ रहा होता और सबसे पहले 1 वीक अगो बच्चे सिलेबस पूछने जाते। तो एग्जाम में बेटा जब कॉलेज के एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्टिव होते हैं, मीन यू विल हार्डली सी 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं सारे सब्जेक्टिव, जैसे बोर्ड में पन्ने भरने होते हैं उसी तरह से वहां पे चलता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन, उनके पास जाते एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले जाते 10 क्वेश्चन आने, 10 से 12 क्वेश्चन, तो वो इतने अच्छे थे कि वो चैप्टर बता देते, बुक की बात नहीं है, दे टोल्ड अस चैप्टर की, इस चैप्टर को पढ़ लो, ठीक है। जैसे 10 क्वेश्चन है तो 15 चैप्टर बता दी, 15 चैप्टर, ठीक है। अब दूसरी पलटन जाती, मीन्स थोड़ी देर बाद दूसरे बच्चे जाते, सर ऐसा करोगे क्या, सर बच्चों का भविष्य आपके हाथ में, मीन्स दे आर इमोशनली टॉर्चर, सर ऐसा मत करिए, थोड़ा सा कम करिए सिलेबस। तो उनको दया आ जाती है, जैसा मैंने बताया ही वॉज वेरी जेंटलमैन, बहुत सीधे साधे। तो चैप्टर 10 क्वेश्चन 10, ठीक है। अब धीरे धीरे जाते एक और पलटन जाती, जो नेता लोग होते हैं क्लास के लीडर्स, तो वो जाते हैं, तो वो बेटा क्वेश्चन पे आ जाते, सर 10 क्वेश्चन है तो हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे क्या, सर ऐसा मत करिए। तो फिर से और रिक्वेस्ट करते, तो फिर और पिघल जाते। तो व्हाट हैपन, अल्टीमेटली 10 क्वेश्चन आने, तो उन्होंने ऐसा करते करते एक बार बेटे 25 क्वेश्चन बता दी, ध्यान से समझना, 10 क्वेश्चन आने हैं तो उन्होंने 25 क्वेश्चन बता दिए। तो अब बच्चों को ये रह गया कि ठीक है, संतुष्टि मिल गई, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, ठीक है, थोड़ा सा संतुष्टि मिल गई। नाउ संतुष्टि मिल गई एक सप्ताह पहले, तो ठीक है, ये तो एक दिन का काम है, इस सब्जेक्ट में तो कुछ भी मेहनत नहीं है। तो दे डू रियली द सेम थिंग, वही करते, एक दिन पहले पढ़ते उन 25 क्वेश्चन को। अब उनकी कॉपी चेक करने का तरीका समझना, वो कॉपी कैसे चेक करते, दे विल नॉट गो फॉर द स्टेप, दे विल सी द फॉर्मूला, वो प्रैक्टिकल थिंग आपको बता रहा हूँ, क्लियर, ऐसे भी आपको प्रोफेसर मिलेंगे, यू सी द फॉर्मूला, देन बीच में आपने क्या किया है, दे विल नॉट सी दैट, वो आएंगे बेटा स्टेप नंबर 2 पे, आपने फॉर्मूला 1 लगा दिया, आंसर चेक करेंगे सही आया कि नहीं, नहीं आया तो कट, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फाइनल आंसर देख लेंगे, यदि सब कुछ ठीक ठाक लगा तो 5 में से 5, ठीक है। तो एक दो बार तो चलो बच्चों ने उनका स्कीम नहीं समझ पाए, तो काफी मार्क्स वो काट देते थे, बच्चा पूरा करता और आंसर थोड़ा बहुत जो ईमानदारी से कैलकुलेट करता, मीन जो ऑनेस्टली हर स्टेप को सॉल्व करता और थोड़ा बहुत आंसर मिसमैच करता तो वो काट देते, नो स्टेप मार्किंग। अच्छा एक दो टेस्ट तो हुए, अब सारे जो बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे थे उन्होंने स्कीम पकड़ ली कि सर जी तो फॉर्मूला देखेंगे, फाइनल आंसर देखेंगे और पूरे मार्क्स। तो बेटा जो लास्ट के टेस्ट है, मीन आगे जैसे तीसरा चौथे टेस्ट की बात करें तो सिलेबस तो वैसे ही कम हो जाता, अब बच्चों ने क्या करना स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट तो गया भारत में, बच्चों ने डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना स्टार्ट किया एंड देन डायरेक्ट आंसर, क्योंकि उन्हें पता है नंबर चाहिए, क्लियर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, स्टेप्स याद किए और फाइनल आंसर, और ये टेक्निक कठिनाई सबके, मीन्स मेरे पास अभी भी उनका मैसेज है, दैट इज वेरी फार, सबके नंबर, मीन्स जैसे 70 नंबर का पेपर था सबके 60 से अबव, एवरीवन गेट द 60,
क्लियर? जैसे 10th क्लास में बेटा हिस्टोग्राम बनता है, आपको याद होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्सेस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हिस्टोग्राम बनाना आता होगा सभी को। तो उनका जो हिस्टोग्राम बनता है कुछ ऐसा रहता है। दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्सेस मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स, दिस इज मार्क्स। सो दैट हिस्टोग्राम इज समथिंग लाइक, जैसे दिस इज 60 रेंज आउट ऑफ 70, तो जो इनका हिस्टोग्राम होगा वो बेटा यहीं पे रहता, मीन 60-70 की रेंज में रहता। क्लियर? स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, क्लियर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्चुअली प्रोफेसर की परफॉर्मेंस भी वहां पे पर्टिकुलर टाइम पे जज की जाती है, तो उनके सवाल ये निशान बनते कि सर आपने ऐसा क्या पढ़ा दिया जो बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल ही नहीं आते। तो ऐसे करके डाउट होने लगता, तो फिर वो रैंडमली, जैसा मैंने बताया, वो वेरी काम पर्सन, बहुत सीधा साधा थी, तो वो रैंडमली उठा के बच्चों के किसी के 4 नंबर काट दिए, किसी के 3 नंबर काट दिए, तो फिर वो अपना हिस्टोग्राम जो है वो मैच करते जिस तरह से, लाइक दैट। गॉट इट? तो अलग अलग स्टेजेस पे आपको अलग अलग तरह से डील करना होता है। तो अल्टीमेटली इस इंसिडेंट से क्या चीज सीखने को मिलती है कि जो 11th और 12th वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट बेटा बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। उस वाले पार्ट में आपने हार्ड वर्क किया और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो अच्छी जगह जाओगे। और वहां पे आपको एज कंपेयर टू दिस फेज, 11th और 12th वाला जो फेज है, इससे काफी ज्यादा आराम मिलेगा। हालांकि पढ़ना तो वहां भी पड़ेगा, बट स्टिल एज कंपेयर टू दिस 11th एंड 12th, इसके कंपैरिजन में यू विल फील समवॉट रिलैक्स। तो ये 2 साल बेमिसाल, मीन्स अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीजें क्लियर करनी है, इजंट इट? चलिए, तो बात कर रहे थे हम केपी केसी के रिलेशन से। तो क्या रिलेशन बना? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये समझ में आया सभी को? डेरिवेशन। अब देखो बेटा, डेल्टा एन जी क्या है? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट में से रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट घटाने। फाइन। अब देखो बेटा, एक कंडीशन बनाए, नोट करके लिखो। व्हेन डेल्टा एन जी इज 0, मान लो बेटा डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ गई, तो बताओ केपी केसी में क्या रिलेशन होगा? सब्स्टिट्यूट करो डेल्टा एन जी को 0। equal to Kc. वेरी गुड, केपी इक्वल टू केसी। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर, मान लो क्या कंडीशन लगा दी हमने कि डेल्टा एन जी 0 हो गया, तो एज वी नो किसी की भी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1, so that this kp become kc। तो याद रखना, जब जब डेल्टा एन जी 0 होगा तब तब kp इज इक्वल टू kc हो जाएगा। गॉट इट? अब देखो, एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी इन फॉलोइंग रिएक्शन। जो रिएक्शंस आपको गिवन हैं, इनमें डेल्टा एन जी कैलकुलेट करो। दिस इज PCl5 gaseous will give you PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। ध्यान से समझना बेटा, डेल्टा एन जी की डेफिनेशन सही से रीड करके अप्लाई करना। 1-2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना। H2 gaseous plus I2 gaseous will give you 2HI gaseous। तीसरा, N2 gaseous plus 3H2 gaseous will give you 2NH3 gaseous, like that। Got it? अब देखो, सबसे पहले इस ब्लॉक की फॉर्म में बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा डेल्टा एन जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, और उसके बाद
केपी और केसी का रिलेशन ऑफ केपी एंड केसी, बहुत सिंपल है। अच्छा, इसमें डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे? सी हाउ टू डिटरमाइन डेल्टा एनजी, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट में दोनों गैसेस हैं, दोनों का सम निकालो, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1, तो देखो प्रोडक्ट का सम आ गया 1 + 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस है कोफिशिएंट 1 है, तो इट इज 2 - 1, 2 - 1 इज 1, तो डेल्टा एनसी का वैल्यू क्या आ गया? 1। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, एज वी नो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, यहाँ पे हमने डेल्टा एनजी अलग से निकाल लिया, दैट इज 1, तो ये बन गया बेटा रिलेशन, वेरी सिंपल। दूसरा आप खुद से करके बताओ, सेकेंड Sir, ट्राई बाय delta योरसेल्फ। equal to 0. वेरी गुड, डेल्टा एनजी इज 0 आ रहा है सभी के, एवरीवन इज गेटिंग द सेम। Yes, सम sir. ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस सभी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का सम। हमेशा याद रखना गैसियस लेना है, एक्वस भी ले सकते हैं बट सॉलिड और लिक्विड नहीं लेंगे, तो इट इज 2 कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट इज 2 माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है बेटा, इसका भी 1 इसका भी 1, सम कर लो तो 1 + 1, तो इट इज 2 - 2 इज सिंपली 0। क्लियर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो Kp इज इक्वल टू Kc, RT की पावर 0 डाल दिया, तो RT की पावर 0 मतलब किसी भी की भी पावर 0 क्या होती है? 1, तो दिस बिकम Kp इज इक्वल टू Kc। अच्छा नेक्स्ट वाला बताओ, Sir, जसप्रीत आप delta बताइए। H equal to -2. ठीक So है, -2. Sir, -2. -2 आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज 2 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो देखो बेटा रिएक्टेंट का सम निकालो, तो N2 का कोफिशिएंट 1 है, H2 का 3, तो 1 + 3 इज 4, तो दिस बिकम 2 - 4 -2, वैल्यू पुट कर दी, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2। तो देखो अभी तक तो सारी गैसेस थी, तो हमें किसी को भी इग्नोर नहीं करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई सॉलिड आ गया, जैसे ये एग्जाम्पल for this one, CaCO3 solid will give you CaO solid plus CO2 gas। बताओ इसका डेल्टा एनजी क्या बनेगा? Sir, 1. वेरी गुड, कैसे हुआ ये? यहाँ पे सॉलिड है तो इसको कंसिडर नहीं करना है, अगेन दिस इज सॉलिड, तो डू नॉट कंसिडर दैट। गैसियस कौन है? CO2, सिर्फ इसी को कंसिडर करना है। तो गैसियस प्रोडक्ट कौन है? CO2। गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस गैसियस रिएक्टेंट, बेटा गैसियस रिएक्टेंट एक भी नहीं है, तो इट इज 1 - 0, सिंपली 1, तो क्या बन गया? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर 1, लाइक दैट। इसको नोट करो। फिर एक क्वेश्चन करते हैं जो कंपटीशन में आया था, इससे कम से कम आपको बेटा प्रीवियस ईयर के 5 to 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन मिलता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए तो इस क्वेश्चन को करके बताइए सभी। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ला रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा। द रेशियो ऑफ Kc अपॉन Kp, Kc अपॉन Kp का रेशियो बताना, ठीक है? फॉर द रिएक्शन है बेटा SO2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस will give you SO3 गैसियस। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन
रेशियो होगा बेटा आर टी की पावर प्लस हाफ, दूसरा ऑप्शन आर टी की पावर माइनस हाफ, तीसरा ऑप्शन आर टी रेस टू पावर 1, फोर्थ ऑप्शन आर टी रेस टू पावर माइनस। सॉल्व दिस। लगाओ फॉर्मूला Kp इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अप्लाई द फॉर्मूला विच इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह के क्वेश्चन था बेटा जेई मेंस 2014 के अंदर, और नीट एम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन। निकालो क्या आ रहा है रेशियो Kc बाई Kp का, सही से निकालना है। टेक योर टाइम एंड डू दिस प्रॉब्लम। डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालना अल्टीमेटली। Kp इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी निकालो और वैल्यू रखो। सर -1/2। डेल्टा एन जी आ रहा है बेटा -1/2। सभी क्या आ रहा है? Yes, यस sir. सर। फाइन, -1/2 इज करेक्ट। ठीक है, अब डेल्टा एन जी है, ये क्या है? डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इज सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1 है, माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट ये भी गैस, ये भी गैस, इसका कोफिशिएंट 1, इसका हाफ, सम कर लिया तो 1 प्लस हाफ दैट इज 1 माइनस हाफ, तो 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा एन जी आ गया बेटा माइनस हाफ। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है फिर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? नो, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। अब देखो गलती कहाँ पे हुई, आप खुद से सोचो कहाँ पे मिस्टेक हुई। एनीवन, एनीवन सेकंड ऑप्शन के अलावा किसी और के कोई और ऑप्शन करेक्ट है? सोचो। बहुत लॉजिकल मिस्टेक है, जल्दबाजी में होने वाली मिस्टेक। क्लियर? तो जब आप बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं तो इस तरह की मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बताओ, सोचो। एनीवन, सुवेनी आपके क्या आ रहा है बेटा? Yes, sir. मैं कर रही हूँ. ओके, ट्राई करो। जगप्रीत आप फिर से सोचो क्या मिस्टेक हुई। अगम आपने ट्राई किया? अगम, आदित्य, सहज एंड मुंतजर सभी ट्राई करिए बेटा। सहज आप भी ट्राई करो। डेल्टा एन जी का वैल्यू तो सही है, बट मिस्टेक कहाँ हो गई? Sir, इसमें 1/2 आएगा. यस, 1/2 आएगा। क्लियर? डेल्टा एन जी तो हाफ है, बट इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 1/2। वेरी गुड। तो क्या मिस्टेक हुई? सी, फॉर्मूला लगाओ। सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली करना है। Kp इक्वल टू Kc आर टी की पावर होता है बेटा डेल्टा एन जी। ध्यान से समझना, वैल्यू डालो। Kp इक्वल टू Kc, डेल्टा एन जी आपने निकाला कितना? माइनस हाफ, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से, तो ये आ गया बेटा आर टी की पावर डेल्टा एन जी इज माइनस हाफ। ठीक है, ठीक, इसको डिवीजन में रखोगी तो ये बन गया बेटा Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू आर टी की पावर माइनस हाफ। तो बेटा चेक करो आपको रेशियो किसका पूछा था। इज इट द रेशियो आस्क्ड इन क्वेश्चन? नो, ये तो हमने Kp अपॉन Kc का रेशियो निकाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? Kc अपॉन Kp का रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। Kc अपॉन Kp उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दो, तो ये जो माइनस हाफ है ये क्या बन जाएगा? प्लस हाफ। दिस इज करेक्ट आंसर। गोट इट? तो बेटा ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्लियर? तो थोड़ा सा पेशेंसली देखना है, इक्वेशन लगानी है, पेन चलाना है। अल्टीमेटली डेल्टा एन जी निकाला और फिर वैल्यूज रखी फॉर्मूलाज में, और फिर चेक किया कि क्या हमने जो रेशियो निकाला है क्वेश्चन में वही पूछा है या फिर कुछ और। क्लियर? तो ऐसी मिस्टेक काफी हो जाती। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट डाउन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इधर Kp और Kc दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
Kp प्रेशर वाला है तो Kc कॉन्सेंट्रेशन वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब इनका जो वैल्यू है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो बेटा ओवरऑल सिर्फ दो फैक्टर हैं जो इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जो इनकी वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। कौन से दो फैक्टर? फर्स्ट इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यदि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट चेंज करते हो तो उस कंडीशन में केपी केसी बदल जाएगा। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। इन दो के अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सके। गॉट इट? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टू वैल्यूज। वन इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड द सेकंड इज टेम्परेचर। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। गॉट इट? इसको नोट करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends on two factors। पहला फैक्टर है बेटा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको पूरा लिखता हूं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो सिर्फ इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है और बाकी कॉन्सेंट्रेशन पे, कैटलिस्ट पे, प्रेशर पे, इन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ये मेंशन कर लो। इट डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी मेंशन करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड और डज नॉट डिपेंड on concentration, catalyst, pressure, etc. और किसी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट पे। यदि कोएफिशिएंट बदलोगे, रिएक्टेंट के चेंज करो कोएफिशिएंट, या प्रोडक्ट के चेंज करो, या दोनों के चेंज करो, तो जब जब कोएफिशिएंट चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, अदरवाइज फिक्स रहेगा। और दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। इसको नोट करें। देखा सभी ने? बेटा ये दोनों फैक्टर याद रखने। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट पूछा हो, केपी या फिर केसी, दोनों सिर्फ दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे और टेम्परेचर पे। अब देखो इनका क्या क्या रिलेशन है वो देखेंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करेंगे द डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक, डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट होते हैं उन पे कैसे डिपेंड करता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सिंपल है और समझने का टॉपिक है। क्लियर? अब एक हमने जनरल इक्वेशन लिखी और उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंस देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी बेटा, आर गिव्स पी, आर इज इन इक्विलिब्रियम विद पी। ये हमारी बेसिक इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा। क्लियर? अब ध्यान से समझना कि बेटा सबसे पहला केस नंबर 1, if we multiply given reaction
बाय पर्टिकुलर फैक्टर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इस रिएक्शन को किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज n से मल्टीप्लाई करती है, हमने इस पूरी इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, NR NP। ठीक है, बेसिक इक्वेशन जो हमारी मेन इक्वेशन थी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा Kc। क्लियर? जो हमने चेंज किया कोफिशिएंट, n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको भी n से किया, इसको भी n से किया, जो चेंज इक्वेशन है, मान लिया इसका इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc डैश, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जब आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। अब ध्यान से समझना बेटा, यदि आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया होता, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट Kc स्क्वायर बन जाता। यदि आपने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, 3r gives 3p, तो रिजल्टिंग बन जाता है Kc क्यूब। और इन जनरल यदि आपने गिवन इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई किया है, तो जो गिवन इक्वेशन का कोफिशिएंट होगा वो लास्ट इक्वेशन की पावर में होगा, दैट इज Kc रेज टू पावर n। ये रिलेशन होता है। नोटेड? यदि आप किसी इक्वेशन को पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले के बराबर होगा, बट उसकी पावर वही कोफिशिएंट लगा देंगे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। क्लियर? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सिंपल, H2 gaseous plus I2 gaseous gives us 2HI, gives us 2HI gaseous। बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। तो बताओ कि 2H2 plus 2I2 gives 4HI gaseous, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? चेक करो रिलेशन दोनों के बीच। चेक दिस, क्या आपने इसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया? यस। चेक इट, इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें ताकि नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी? सोचो, दोनों में देखो रिलेशन। बाय विच फैक्टर वी मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन सो दैट वी कैन गेट नेक्स्ट इक्वेशन? 2। हमने इसको 2 से ही तो मल्टीप्लाई किए हैं, सो दैट दिस बिकम 2H2 2I2 एंड 2 into 2 4HI। क्लियर? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा बेटा पुराने वाले का कोफिशिएंट उसकी पावर 2, लाइक दैट, लाइक 2। क्लियर? दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K स्क्वायर। तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा उतना ही, बट उसकी पावर में वो कोफिशिएंट लगा देना। ये क्लियर हुआ सभी को? और एनी डाउट? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को? तो जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसकी पावर में आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट देखो केस 2। इफ वी रिवर्स द इक्वेशन, यदि रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हो, चेंज कर देते हो, इफ वी रिवर्स अ पर्टिकुलर इक्वेशन, इस केस में क्या होगा, जो आने वाली इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे R gives P, ध्यान से समझ, R gives P, इसका कोफिशिएंट है बेटा Kc। हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब P gives R, रिएक्शन को पलट दिया, तो P gives R। अब जो इसका कोफिशिएंट है वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। गॉट इट? नाउ दिस Kc डैश, इसका जो कोफिशिएंट है वो पुरानी वाली इक्वेशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, लाइक दैट। Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। तो जब फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो पुराने वाली इक्वेशन की पावर के बराबर होगा, और जब इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट करो।
नोट इट डाउन। और केस सी होता है बेटा यदि आपको इक्वेशन को ऐड करते हो। सर रिपीट ड्यू टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, देखो बेटा कि कोफिशिएंट चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमने सीखा। पहला केस हमने देखा कि किसी इक्वेशन को आप पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया, ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी, r गिव्स p, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc है। हमने क्या किया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली के बराबर होगा, बट रेज टू द पावर ऑफ फैक्टर बाय विच यू मल्टीप्लाई। जैसे आपने n से मल्टीप्लाई किया तो जो नई इक्वेशन का कोफिशिएंट है वो kc रेज टू पावर दिस फैक्टर। क्लियर? जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये kc स्क्वायर बन जाता, 3 से मल्टीप्लाई करते तो kc क्यूब बन जाता, लाइक दैट। फिर हमने सीखा कि जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो, जैसे r गिव्स p, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है kc। जब आपने रिएक्शन को रिवर्स किया तो क्या बन गया बेटा, p गिव्स r, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस इक्वेशन। रिएक्शन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। पुरानी वाली का kc था तो इसका हो जाएगा 1/kc। Got it? Note it down. Chakrit, is it clear to you? Yes, sir. फाइन, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी है। एक और कंडीशन होती है, जब आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? जैसे इसको भी नोट कर लो। जैसे केस 3 क्या है, केस 3 को भी देखते हैं। वेरी सिंपल। जैसे एक रिएक्शन है बेटा, A गिव्स B, इसका कोफिशिएंट है K1। एक रिएक्शन है C गिव्स D, इसका कोफिशिएंट है K2। ध्यान से समझना, दो इक्विलिब्रियम है, पहले वाले का कोफिशिएंट, पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, दूसरी वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। आपने क्या किया, दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया, मतलब A गिव्स C, B गिव्स D, दोनों को ऐड कर दिया। कैसे करोगे, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से ऐड किया, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से ऐड किया। तो जब दो इक्वेशन जोड़ देते हो तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबका प्रोडक्ट हो जाता है, लाइक दैट। तो जो नई इक्वेशन बनी जोड़ने के बाद उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुरानी वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट होगा। तो जैसे मान लो आप दो इक्वेशन को जोड़े तो K1 इंटू K2, तीन इक्वेशन को ऐड करते तो K1 इंटू K2 इंटू K3। इन द सेम मैनर जितनी इक्वेशन को ऐड करोगे तो जो बनने वाली इक्वेशन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सभी का प्रोडक्ट होगा। क्लियर? नोट इट डाउन। इसकी भी कल प्रैक्टिस करेंगे, ये भी न्यूमेरिकल पार्ट ही है, तो कल एक बार इसको रिवाइज करके फिर क्वेश्चन करें। एनी डाउट इन दिस? ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. फाइन। इज इट क्लियर टू ऑल कैसे क्या करना होता है? जब किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाला का बराबर होगा और उसकी पावर में वो लगा देना जो फैक्टर मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन चेंज की तो नई वाली इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो पुरानी वाली का रेसिप्रोकल होगा। और यदि आपने इक्वेशन को ऐड किया है तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुरानी वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट होगा। क्लियर? बेटा हम नेक्स्ट क्लास में यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।